आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे एक कहानी यह भी का प्रश्न और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला कौन थे? पिताजी का प्रभाव और दूसरा शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व में हीन भावना भरने का काम उनके पिता के व्यवहार ने किया। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया, लेकिन उनके पिता ने लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक भी बनाया। उसे रसोई घर और घर गृहस्थी से दूर कर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक करने में उनका पिता का ही हाथ है। नंबर 2, शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में क्रांति जगा दी। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करने की हिम्मत दी। क्वेश्चन नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? आंसर होगा, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि भटियार खाना एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा भट्टी जलती रहती है, मतलब आग जलती रहती है, अर्थात चूल्हा जला रहता है। और दूसरा मतलब यह भी है कि कमीने और असभ्य लोगों का जमघट जो है सो ही लगा रहता है, क्योंकि रसोई में हमेशा खाना पकते रहता है और स्त्रियां सारा समय रसोई में बिता देती है। लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे उन्हें जागरूक इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? इसका आंसर है, लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। उनके पिता को लगा कि लड़की ने कोई अपमानजनक कार्य किया होगा, जिसके कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। जब वे कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि लेखिका के इशारे पर कॉलेज चलता है, इसलिए प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना कठिन हो गया था। तब उनके पिता का सीना गर्व से फूल उठा, वे गदगद हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर दिया कि आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इसे रोकना कठिन है। लेखिका अपने पिता के मुख से ये बातें सुनकर उससे विश्वास न हुआ। उन्हें तो लगा कि इस बात के लिए उनके पिता उन्हें डांटेंगे और उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। आंसर होगा, लेखिका और उनके पिता के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। लेखिका के पिता लेखिका का देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। लेखिका के मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु इसे घर में ही सीमित रखना चाहते थे, उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। विवाह को भी लेकर उनके विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने अपने पिता की परवाह नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। आंसर होगा, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसने कॉलेज की छात्राओं को राष्ट्रीय आंदोलन में झोंका था। उसने हड़ताल, नारेबाजी, प्रभात फेरी, जलसे, जुलूस आदि में आगे आकर आम विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया था। युवक युवतियां सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगा रहे थे। लड़कियां भी लड़कों के बीच में खुलकर सामने आने लगी थी। उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर जाकर नारेबाजी की और भाषण भी दिए। पूरा कॉलेज कक्षाएं छोड़कर आंदोलन में उनके साथ हो लिया। इस प्रकार लेखिका के अंदर देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है, पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां में बहुत अंतर हो गया है।
महानगरों के बच्चे गिल्ली डंडा, कबड्डी, पतंग उड़ाना आदि भूल गए हैं, लेकिन गांव में बच्चे अभी भी ये खेल खेलते हैं। आज भी शहरों की अपेक्षा गांव में लड़कियों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता है। शहरों में लड़कियां अब सजग होने लगी हैं। आजकल की लड़कियां घर से लेकर आसमान तक को छू रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां कामयाब हो रही हैं। माता पिता भी अपनी लड़की के बारे में सजग है। लड़कियां भी आजकल की परिपक्व हो गई हैं, वो अपने करियर को लेकर काफी सजग हो गई है। हर क्षेत्र में लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग पराया पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। आंसर होगा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जीवन में आस पड़ोस का महत्व बहुत अधिक है। पड़ोसी हमारे जीवन की शक्ति होती है। अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमारी मदद को पड़ोसी ही आते हैं। लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि पुरुष और महिला सभी अब काम पर जाते हैं। अब किसी के पास वक्त नहीं होता है कि निजी काम समेट पड़ोसी से जान पहचान करे या उनके साथ वक्त बिताए। शहरी जीवन का सबसे बड़ा हादसा है, उन्हें अपनी छोड़ किसी अन्य की खबर नहीं होती है। इस कारण आजकल के मनुष्य की जिंदगी में परेशानी और तनाव अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास समय नहीं कि अपने पड़ोसी के साथ बैठ हंसी ठिठोली और मजाक कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो जैसे क्या होगा, जैनेन्द्र जी का उपन्यास, इसका आंसर होगा। जैनेन्द्र जी का उपन्यास क्या है? सुनीता और त्याग पत्र। भगवती बाबू का उपन्यास क्या है? चित्रलेखा है। अज्ञे जी का शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप। क्वेश्चन नंबर 9, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरे को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाए। क्या है? इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इससे क्या करना है? लू उतारी, तो इससे आपको क्या करना है? लू उतारी एक मुहावरा है, ठीक है। इस मुहावरा को आपको ध्यान में रखना है। लू उतारी, तो इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि इसमें क में एक बना दिया गया है, उसी तरह आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना है सेंटेंस बना के। तो इसका आंसर होगा, मुझे भी एक बार मौका मिला तो मैं भी अपने एक मित्र जो बहुत बड़बोली था उसकी मैंने लू उतारी। ख क्या है? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। आग लगाकर एक मुहावरा है, तो ये एक सेंटेंस बना। तो इस मुहावरा से आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर होगा, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध आग लगा चुका था। ग क्या होगा? बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। यहाँ थू थू करके चले जाए एक मुहावरा है। तो इससे क्या दूसरा सेंटेंस बनेगा? जब मैंने अपने दोस्त को चोरी करते पकड़ा तो मैंने उस पर थू थू करके चला गया। घ क्या होगा? पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गया। आग बबूला एक मुहावरा है। तो इसका दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? परीक्षा में कम अंक आने पर माताजी आग बबूला हो गई। और क्या है ना, कुछ अपाठ्येतर सक्रियता है, ये एग्जाम में आता नहीं है। ये सब आप खुद से देख लीजिएगा, ये आपको स्वयं करना है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए, या तो उसका आंसर आपको खुद से तैयार करना होगा, आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या मानते थे और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक कहानी यह भी आपको क्या प्रेरणा देती है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शीला अग्रवाल कौन थे, उनको मन्नू पर क्या प्रभाव पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मन्नू भंडारी के पिता की कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक व्यवस्थाएं कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई? इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।